चलिए तो स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर डिस्कशन मैथ स्टैंडर्ड। ओके, तो सैंपल पेपर्स में क्योंकि साइंस को ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कॉमन है सैंपल पेपर डिस्कस करते वक्त वो आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे पहले भी हम बताते रहे कि जब सैंपल पेपर हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का है तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग भी हमें कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें वो माइंड में रख के हमें डिस्कस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे भी। तो जब सैंपल पेपर डिस्कशन हम करेंगे या घर पे इसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को जरूर, ये नहीं कि इंस्ट्रक्शन तो आते ही हैं देखते ही हैं, ये नहीं, क्योंकि यहां पे इंस्ट्रक्शंस इसलिए क्योंकि जब एग्जाम में पहुंचे तो ये नहीं ये तो वही है सैंपल पेपर में था तो वही होगा, एक बार जरूर उसको देख लें। ठीक है, 99.9 का 100% वही होता है, बट यू शुड डू अकॉर्डिंगली। तो अब यहां पे जो आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको रीड करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले किस सेक्शन में आपको क्या सॉल्व करना है। क्योंकि टर्म 1 में आपके OMR शीट है, ठीक है, OMR शीट है और OMR शीट में आपको जो है वो सर्कल करना है किसी एक ऑप्शन पे, चाहे A, चाहे B, चाहे C, चाहे D। ठीक है, तो यहां पे भी क्योंकि आपको जो आंसर आएगा और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो सब्जेक्टिव में होता था कि भाई आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं तो उसको मेंशन कर देते और करना शुरू कर देते थे। यहां पे भी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही करना जरूरी है। आप सेकंड करना चाहते हैं, थर्ड करना चाहते हैं, आप 10th करना चाहते हैं, लास्ट से शुरू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो उसमें यही कहा जाता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन एकदम 100% आपको आ रहे हैं, चाहे पहले क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन आ रहा हो एकदम 100%, उसी को अटेम्प्ट करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, अरे यार थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि सेकंड में टाइम लग रहा है तो फिर उसी में सारा का सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया और फिर आगे के लिए टाइम बचा ही नहीं, ये सब नहीं करना है। तो हमें सबसे पहले जो 100% हम श्योर है आ रहा है उसको अटेम्प्ट कर दें, चाहे वो 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में से हमारे 8 ही क्यों ना हो। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। जब वो सारे हम अटेम्प्ट कर लें और अटेम्प्ट करते वक्त जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया आपका आ गया ऑप्शन ए, तो आपने ऑप्शन ए उसी वक्त यहां पे क्या कर दिया, लगा दिया OMR शीट में, ताकि उससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब मान लीजिए अब फर्स्ट के बाद आपको आ रहा है 12th क्वेश्चन, आपने सॉल्व किया, उसका ऑप्शन बी आया, तो अब जो 12th है अब उसके सामने ऑप्शन बी लगा दीजिए, उसी वक्त लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्व किया तो 15th आया, 15th का भी ए आ रहा है आंसर, तो आपने 15th जो है उसका ए ऑप्शन यहां पे मार्क कर दिया, साथ ही साथ मार्क करते चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपने यहां पे टिक लगा दिया और फिर लास्ट में, मैंने लास्ट टर्म में भी बताया, मतलब लास्ट जो हमने साइंस पेपर डिस्कशन किया था उसमें भी बताया और फिर से बता रहा हूं ताकि वो चीजें आप लोग के माइंड में एकदम बैठ जाए। ठीक है, तो OMR शीट जब आप फिलअप करें तो एक साथ आपको नहीं करना है, जैसे आंसर आता जाए उसको वहां पे मार्क करते चले जाइए। ठीक है, क्योंकि एक भी गलत होगा उसके सारे आगे के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो गलत मार्क हो जाएंगे। तो पहले मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शंस को रीड करिए, क्योंकि जो कह रहा है कि मान लीजिए थर्ड सेक्शन है, सेक्शन बी है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन दिया गया, सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें मालूम है कि जो आप उस सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 15th क्वेश्चन से एंड कर रहा है 25 पे फॉर एग्जांपल, तो 15 से लेकर 25 के बीच में जो फर्स्ट 8 आप सॉल्व करोगे वही चेक करेगा वो, बाकी उसके बीच में जो आएगा, मतलब उसके बाद जो आएगा वो क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। एकदम सीधी सी बात। तो आपको अगर 8 अटेम्प्ट करना है तो 8 ही अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप 9 कर देते हैं तो कोई माइनस मार्किंग नहीं हो जाएगी, पॉइंट को समझिए। अगर आप 10 का 10 कर देते हैं माइनस मार्किंग नहीं हो जाएगी, लेकिन वो 10 अटेम्प्ट करने से आपको क्या होगा, मान लीजिए कि शुरू के जो 8 हैं उसमें 2 गलत हैं और लास्ट के जो 2 हैं जो छूट जाएंगे मतलब मशीन से, तो वो सही है।
तो जाहिर सी बात है आपको कौन से 8 करना है जो आप कंफर्म हो। पॉइंट समझ में आए? ये नहीं है कि यहां पे 10 है और यहां पे 8 बोल रहा है तो चलो 10 कर देते, निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, ये नहीं करना है। लेकिन ये जो 8 हैं ये भी नहीं छोड़ने हैं। पॉइंट समझ रहे हो? जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस में से हमें कितना अटेम्प्ट करना है? 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो 8 हम अटेम्प्ट कर दें। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ये नहीं करना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है या 0 नहीं मिलेगा या फॉर एग्जांपल कटेगा नहीं मार्क्स तो चलो 10 के 10 कर देते हैं, क्योंकि इनिशियल 8 जो भी होंगे वो तो काउंट होगा। पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे वो 8, अब आप कहे सर अगर मैं 6 कर दूं, मतलब 10 में से 6 किया तो जाहिर बात 6 काउंट होगा। तो फिर कहेंगे सर वो 2 करने का क्या फायदा? ये बताओ जो तुमने 2 छोड़ा अब तो एकदम 0 आएगा ना उसका। क्या वो उन 2 क्वेश्चंस के मार्क्स तुम्हें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम अटेम्प्ट कर दो और दोनों गलत भी हो जाए तो सिर्फ 0 ही तो मिलेगा, निगेटिव तो मिलेगा नहीं। तो जो ये 8 क्वेश्चन करने हैं उसको पूरा कर दो उस 6 के बाद। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए आपने नहीं आ रहा था लेकिन तब भी आपने एक ऑप्शन लगा दिया, सही हो गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एमसीक्यू का ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फायदे वाला हिस्सा होता है कि जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, जितने बोल रहा है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब जैसे यहां पे बोल रहे हैं, देखो यहां पे क्या इंस्ट्रक्शन है, 90 मिनट का है पेपर हमारा। अच्छा, एक और चीज इससे पहले बता दूं, अब पेपर जो है हमारा कितना, 90 मिनट्स का है। ठीक है, अब आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो और टाइमर लगा के कर रहे हो। बहुत अच्छे से पॉइंट को समझना। ठीक है, ये जो पॉइंट बता रहा हूं, ये जो तरीका बता रहा हूं, इससे आपको क्या होगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, रिवीजन में बहुत फायदा मिलेगा, और कहते हैं ना कि कम वक्त में ज्यादा गेन कर लेना। अब जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइमर के साथ, जस्ट लाइक मॉक एग्जाम की तरह आप कर रहे हैं, अपने घर पे अपने टाइमर लगा दिया, घड़ी लगा दी कि मुझे 1.5 घंटे में ये करना है। ठीक है, ये सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तब तो आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, बाद में अपने आंसर को मैच करो, देखो कहां गलती हो रही। लेकिन आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और विदाउट टाइमर, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, देखते हैं कि 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस टॉपिक से। तो जब कोई भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, उसके 4 ऑप्शन होते हैं ना, ठीक है, तो एक सही है, बाकी 3 गलत है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन है। अब यहां पे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ के निकालना है जब लाइंस कोइंसाइड करती हैं। तो अगर आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो इसको सॉल्व करो, आंसर लगा दो। लेकिन अगर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट को बताया गया है ना, सिर्फ लाइन कोइंसाइड करना, एक के ऊपर एक। लेकिन इसके अलावा भी 2 होते हैं, कौन कौन से? जब लाइन पैरेलल होती है और लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो वो वाले भी साथ साथ क्या करते जाओ, क्वेश्चन वाइज रिवाइज करते जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही होगी ना। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी तो प्रैक्टिस फेज में ना, अभी तो हम लोग रिवीजन फेज में है, तो अब वो एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब इसके अलावा क्या था यार, देखें इसको। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसी टाइम में तुम्हारे और जो 2 कॉन्सेप्ट है, जैसे इसकी मैं अगर अभी बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि उसके ऊपर क्वेश्चन आने का वेट करोगे। यानी कोई सैंपल पेपर और सॉल्व करें जिसमें यूनिक सॉल्यूशन के बारे में कहा जाए, उसका वेट करोगे? क्या जरूरी है मिले क्वेश्चन? नहीं ना। तो यहां पे जब यहां पे लाइंस के बारे में बात कर रहा है कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो उससे जो ग्राफ्स बनते हैं तो पैरेलल बनते हैं, नो सॉल्यूशन, कोइंसाइड कर जाते हैं, मैनी सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्ट करते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो एक के बारे में बात हुई, बाकी 2 की बात नहीं हो, तो वो यहीं पे रिवाइज कर लो। कब? जब आप बिना टाइमर के प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को। ये हर किसी पे अप्लाई करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि तुम्हारा कम टाइम में, उसी टाइम में बाकी रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे मान लो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेटल का रिएक्शन है, अब आप विदाउट टाइमर कर रहे हो, ठीक है, एसिड का रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, एसिड और मेटल का। तो अब एसिड और मेटल के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया, आपने उसको लगा दिया, तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है और जो डिस्कस किया गया वो उसी वक्त देख लो। उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि आपका 50% रिवीजन सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त ही हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? उस टॉपिक को आप रिवाइज कर पाओगे और एक अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी। तो ये चीज जरूर करेंगे जब हम सैंपल पेपर प्रैक्टिस को टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या विदाउट टाइमर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि पेपर 90 मिनट्स का है, 40 मार्क्स, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 3 पार्ट्स हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब यहां पे सेक्शन ए कह रहा है कि 20 क्वेश्चन है एक एक मार्क के, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 16। अब 16 अटेम्प्ट करने हैं, वही बात आ गई, अगर आप 20 के 20 सेक्शन ए से अटेम्प्ट कर दोगे तो मशीन सिर्फ शुरू के 16 को काउंट करेगी। ठीक है, और अगर आप 16 के 16 ही करते हो तो उन्हीं 16 को काउंट करेगी, क्योंकि उसको नंबर क्या रखना है? 16। जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहे हैं यहां पे उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने सिर्फ इस सेक्शन में 10 क्वेश्चन किए, सिर्फ 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 काउंट होगा। वही समझ में है? बाकी जो 6 बचे, क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपको नहीं आ रहे हैं और आप इनको अटेम्प्ट कर दो, अगर गलत होगा तो कम से कम कितना मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। ऐसे भी 0 मिल रहा है। ठीक है, अटेम्प्ट कर दोगे इन 6 को भी, 6 को, तो फिर क्या होगा? व्हाट? तो अगर उसमें से मान ली 4 सही हो जाते हैं तो आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो गए। तो यही मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन को बोला जाए, जो आ रहे हैं उसके अलावा जो नहीं आ रहे उनको आपको क्या करना है? अटेम्प्ट कर देना है, ताकि, और ये नहीं कोई सा बी लगा दो जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ चलो बी और सी में भी होता है, सी ज्यादा लग रहा है, गो फॉर इट। लेकिन कब? लास्ट में। ये नहीं है कि शुरू से ही तुक्का लगाना शुरू कर दिया, ये नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे सेक्शन ए में से सिर्फ 16 करने, सेक्शन बी में से भी 16 करने, और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने? ओनली 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हो गए हमारे 40 क्वेश्चंस। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हम 20 के 20 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ 16 नहीं करेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तो आप पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ प्रैक्टिस करो। अब यहां पे कह रहा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। जाहिर सी बात है, एलसीएम के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए, कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। एचसीएफ के लिए भी कम से कम हमें क्या चाहिए? 2 नंबर्स चाहिए। किसका? ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड द लीस्ट प्राइम। कॉम्पोजिट नंबर्स किनको कहते हैं? जिनके यस 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, यानी 2 फैक्टर से ज्यादा। तो लीस्ट कॉम्पोजिट में क्या आएगा? अब देखो 1 है तो उसका एक ही फैक्टर है 1, 2 है तो उसके 2 फैक्टर है 1 और 2, 3 है उसके 2 फैक्टर है 1 और 3, 4 है तो इसका 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। तो इसका मतलब लीस्ट कॉम्पोजिट में क्या आ गया? 4। और लीस्ट प्राइम यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या आ जाएगा? दैट इज 2:1। ठीक है, तो हमने यहां पे लगा दिया 2:1, वेरी सिंपल। अब यहां पे अगर पूछता लीस्ट प्राइम इज टू लीस्ट कॉम्पोजिट, ठीक है, अगर यहां पे कहता लीस्ट प्राइम, ठीक है, लीस्ट प्राइम इज टू लीस्ट कॉम्पोजिट, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता? 1:2। ठीक है, तो अब इसी को मैं कहता हूं कि अपने माइंड को सेट कॉन्सेप्ट पे करना है, ना कि क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे स्ट्रिंजेंट नहीं हो जाना है कि अब ये आ गया, अब लीस्ट कॉम्पोजिट करके यही आने वाला है, नहीं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अक्सर यही होता है, मैं बार बार कहता हूं कि जब आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, जब आप उसका पेपर सॉल्व करो तो ये देखो कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, कितने डेप्थ तक पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपटीशन वेट अ सेकेंड,
ठीक है। तो जब कोई भी आप कंपटीशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। दूसरा, किस डेप्थ तक पूछा गया है। ठीक है। कंपटीशन का मतलब नहीं होता कि नॉलेज ही लेना है सिर्फ, कंपटीशन का मतलब तो कंपटीशन क्रैक करना है। पॉइंट समझ में आया। तो यहां पे भी वही है, अब हम सैंपल पेपर डिस्कशन कर रहे हैं तो अब सीबीएसई जो हमसे पूछना चाह रहे हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस, दो लाइंस हैं जिसका ग्राफ क्या है। एक लाइन है जिसका ग्राफ है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। उसके बाद 15x प्लस 21y इज इक्वल टू के, 15x प्लस 21y इज इक्वल टू के। अब हमें k की वैल्यू चाहिए। लाइंस यहां पे क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, आ जाइए कम कम। देखिए एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कोइंसाइड जब करते हैं तो इट हैज व्हाट, मेनी सॉल्यूशंस। जब लाइंस पैरेलल होती हैं, जब ग्राफ पैरेलल होते हैं, मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। और जब इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, मींस इट इज हैविंग व्हाट, वन सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब यहां पे हमें यह देखना है कि मैनी सॉल्यूशन में क्या रेशियो होता था। तो मैनी सॉल्यूशन में क्या होता था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहां से देखें तो यह हो जाएगा 5 बाई 15, यहां से क्या हो जाएगा 7 बाई 21, और यहां से क्या हो जाएगा 3 बाई के। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो वी कैन टेक, यानी 3 बाई के और 5 बाई 15 को भी ले सकते हैं, या फिर 3 बाई के और 7 बाई 21 को भी, क्योंकि यहां से भी हमें क्या मिलेगा 1 बाई 3 और यहां से भी हमें क्या मिलेगा 1 बाई 3। तो देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 9। ठीक है। सो दैट द ऑप्शन विल बी ए। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what it says, a girl walks 200 meter towards east। क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये हम अगर हम डायरेक्शन ले तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो एक गर्ल है, इट वॉक्स दैट इज 200 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ए से बी जा रही है 200 मीटर्स। ठीक है। उसके बाद देन 150 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 150 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर। दिस वन। ओके। तो गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। अब यहां पे कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से गर्ल की डिस्टेंस क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब वो जा रही है तो दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है। तो यहां पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल ये किस पे बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। तो एसी क्या हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहां पे 150 और 200 है, तो हम 15 और 20 ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और जो आंसर आएगा उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है। तो यहां पे एसी क्या हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, क्योंकि हमें सॉल्यूशन को समझना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि हमें ओएमआर शीट पे। तो अब प्रॉपर वे ऑफ सॉल्यूशन तो मैं यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा 225 प्लस 400 कितना हो गया 625। 625 का क्या होता है 25, एक एक जीरो हमने हटा दिया तो एक बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 250 मीटर्स। ठीक है। तो यहां पे हमारा आ जाएगा 250 मीटर्स। वेरी, अब सोचिए स्टैंडर्ड में लेवल आप देखो तो हमेशा एग्जाम में जो ये सैंपल पेपर्स होते हैं ना, कोई सा भी हो, उसमें हमेशा देखो स्टैंडर्ड क्या टच कर रहा है, किस लेवल तक, किस डेप्थ तक पूछा जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है। उससे आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इट सेज, the lengths of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter। एक rhombus है,
ठीक है, ये रोम्बस है, दैट इज ए बी सी एंड डी। सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। डायग्राम सिर्फ हम समझ रहे हैं अभी, अगर वहां पे आपको लगता है कि डायग्राम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट वैल्यूज एंड सॉल्व, जस्ट डू इट, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम को बचाना है। तो यहां पे कह रहा है कि एक डायगोनल क्या है, या D1 ले लेते, BD ले लेते 24 सेंटीमीटर, और AC क्या है, दैट इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, ये कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस क्या होगा, फिर से समझो, यहां पे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, मींस ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये क्या है 24 32 है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, रोम्बस के ऑल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी, तो रोम्बस का ऑल्टीट्यूड क्या कहलाता है, चलो बनाओ जरा देखें, ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस क्या होगा। अब इसके लिए तो डायग्राम रिक्वायर्ड है ना, ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा समझ लो। हाँ भाई, ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस क्या होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये होगा, क्या होगा, बताओ। नो, आई एम नॉट, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस से क्या समझ रहे हैं, आंसर तो आ जाएगा। ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस से क्या दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये जो इमेजिनेशन है इसी में तो सब गलत होता है। इमेजिन, अब कल वाइपर वाला था कि नहीं, अब उसमें था कि सिंगल वाइप समझ लिया था, और वो डबल वाइपर्स, दोनों वाइपर्स का पूछ रहा था, तो इसी इमेजिनेशन पे गलत होता है। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस क्या कहलाएगा, साइड ऑफ रोम्बस, ये होता है साइड, और ये होगा ऑल्टीट्यूड। भाई ऑल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सी दिस ऑल्टीट्यूड, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, मैं कहूंगी ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, उसके वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ पॉइंट को समझिएगा। एक पैरेललोग्राम है, ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम मतलब उसके एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ पैरेललोग्राम जो उसकी हाइट को बताए, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, या तो यहां से यहां, पॉइंट समझ में आ रहा है, इधर DM, या फिर यहां से यहां इधर BN, या फिर ये भी, क्योंकि ऑब्ट्यूस मतलब बाहर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस का मतलब क्या हो गया कि DM या BN, मतलब उस रोम्बस का ऑल्टीट्यूड। अब हमें ऑल्टीट्यूड निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या, डायगोनल दिया हुआ है और ऑल्टीट्यूड पे जाना है, 90 डिग्री दिमाग में होगा, 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम भी होगा। पॉइंट समझ में आया। तो अब देखो हमें करना क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर कि यहां पे ये जो इंटरसेक्शन होता है कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। क्या यहां पे रोम्बस की साइड दी हुई है, नहीं दी हुई है। अगर ये ऑल्टीट्यूड है, फॉर एग्जांपल जो DM हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए ये भी 90 डिग्री होगा, तो आपको AM और AD पता होना चाहिए, ठीक है। अब AM को निकालना, क्या कोई रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो इतना डिटेल में क्यों जाना, अरे भैया सिर्फ एक ही मार्क का तो है, तो इट विल बी वेरी सिंपल।
तो इसमें सिंप्लिसिटी क्या है इसको समझते हैं। डायगोनल देने का मतलब क्या हो गया, अब देखो एरिया, रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो यहां पे एरिया जब हम डायगोनल से निकालेंगे वो एरिया इक्वल हो जाएगा किसके, बेस इंटू हाइट के, और यहां से डायरेक्ट हाइट हमारी निकल जाएगी। कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, हाफ, और डायगोनल 1 कितना है 24, डायगोनल 2 कितना है 32। हो गया। व्हाट अबाउट दिस, यस। अब यहां पे ये जो बेस होगा, इसका बेस यहां पे मतलब क्या हो गया, हाइट, सॉरी साइड। ये साइड्स की बात हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है, साइड्स की बात हो रही है, दिख रहा है, ठीक है। मैं रोम्बस दोबारा बनाता हूं थोड़ा क्लियर, ताकि ओके। अब यहां पे अगर हम गौर से देखें तो हमारे ये डायगोनल है, फॉर एग्जांपल ये और ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मुझे साइड चाहिए तो ये कितना है 32 सेंटीमीटर है, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो अब पाइथागोरस से, यानी कि अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल गिव यू द साइड, ठीक है। तो देखो बेस क्या हो जाएगा, यानी साइड क्या हो जाएगा यहां पे, अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इंटू हाइट। क्यों हमने एक ही में किया, हमें टाइम को बचाना है, ठीक है। वहां पे कोई सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं है। और जिन बच्चों ने लेट थोड़ा ज्वाइन किया है, इनिशियल मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सैंपल पेपर से रिलेटेड, वो जरूर जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी आपकी तो उसको जरूर देख लीजिएगा जब टाइम मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम इस चीज को समझ रहे हैं क्यों हमने ऐसा किया, जस्ट टू सेव टाइम, क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, दैट्स इट। अब ये कितना हो गया 12 हो गया, पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है, मतलब मैं थोड़ा सा भी डिटेलिंग इसकी कर देता हूं, कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, दोनों मिला के हो जाएंगे हमारे 400, ठीक है, इनटू हाइट। फिर उसके बाद अंडर रूट 400 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400 हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर दिया, मींस ये कितना हो गया 400 और अंडर रूट 400 हमारा कितना हो गया, दैट इज 20। तो h क्या हो जाएगा 12 इंटू 32 अपॉन 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, दैट इज 19.2, कितना है 2 होगा ना, 19.4 कैसे आएगा, 19.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग से सॉल्व करना, फिर फॉर्मूले में लिखना, इतनी ज्यादा हमें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमारा जो ये कैलकुलेशन पार्ट हो, हमें क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, दैट्स इट, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पे देखो दो एरिया, मींस एरिया ऑफ रोम्बस विथ हाफ इंटू d1 इंटू d2 और एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट, ये कहां कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो यहां से क्या हमें एक मैसेज, जैसे कि मैं बार बार बात करता हूं कि 10th बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10th, यानी कि आपके क्वेश्चंस आपके 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास पे भी बेस्ड हो सकते हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर सकता है। क्या ये बताओ हाफ इंटू d1 इंटू d2 पढ़ा है 10th में, लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। बेस इंटू हाइट कहां पढ़ा है, 9th में पढ़ा था जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को देख रहे थे। तो देखो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट और 8th क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बन रहा है, तो जरूर वो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। मींस ऐसा नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट वो यूज करेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये पैटर्न बोर्ड का हमेशा रहता है।
चाहे कोई सा भी, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं मैथ और साइंस की। ग्रामर ही देख लो, ग्रामर में क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्या एकदम टॉपिक्स अलग आते हैं? कुछ अलग होते हैं, बाकी वही है जो आपने 9th में पढ़ा, उसी का थोड़ा होता है आगे, वही है जो आपने 8th में पढ़ा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है ना। यहां पे आपने नोट फॉर्मेशन ये सारी चीजें थोड़ा सा एडिशनल पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन वो चीज उसी पे बेस्ड होती है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सॉल्व कर पाओगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। टू फेयर कॉइंस आर टॉस्ड। फेयर कॉइंस का मतलब क्या होता है? फेयर कॉइंस बहुत फेयर रहते हैं, ये सबके साथ फेयर करते हैं। और सिर्फ टेल टेल हो। यस, इक्वल चांसेस ऑफ बोथ इवेंट्स, नो बायसनेस विल बी देयर। गुड वफा, एकदम सही। फेयर कॉइंस का मतलब यहां पे क्या है? प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम ये जानेंगे कि अगर उनको कॉइंस को हम ले रहे हैं तो उन दो कॉइंस में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, यानी दोनों क्या है? एकदम एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों फिर एक तरह के आउटकम्स को देंगे। तो ऐसे कॉइंस क्या कहलाएंगे? दैट इज फेयर कॉइंस। ऐसा नहीं है कि पता चला एक पे टेल बना हुआ है, हेड बना हुआ है, ठीक है, और दूसरे पे टेल और टेल बना हुआ है, तो वो अनफेयर कॉइंस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे ही सिक्के से टॉस होगा, नहीं होता है ना बचपन में, पता चला ये आई डोंट नो अब तुम लोग में होता है कि नहीं होता, लेकिन हम लोग किया करते थे। मींस पता चला 2 रुपए का सिक्का है और उस 2 रुपए का सिक्को उछाल के बैटिंग, मतलब हेड बोलते हैं तो हेड ही आ जाता है। अब वो जेब में लेकर टहल रहे हैं ना, उस सिक्के से कुछ खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब बैटिंग होगी या बॉलिंग होगी, मुझे अगर चाहिए तो मेरा नहीं, मेरा वाला कॉइन यूज होगा। ठीक है, ताकि क्यों? क्योंकि उसमें जो बोलते हैं वो आ जाता है। ये सब होता था, करते थे बचपन में। आई डोंट नो आप लोग करते हैं कि नहीं। नहीं करते, क्योंकि फिजिकल है ही नहीं। क्रिकेट भी खेलना है तो ड्रीम 11 पे खेलना है, वो भी वर्चुअल खेलना है। अब तो मैदान में दिखना भी नहीं है। अभी कल मैं अपने कजन से यही डिस्कस कर रहा था कि अब वो ये कहा कि गुजरात में वो गया हुआ था, तो उसने कहा कि यार मैंने देखा कि वहां पे अपार्टमेंट्स हैं, मैं वहां पे 10 दिन रहा, लेकिन मुझे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते, मतलब बच्चे नहीं दिख रहे अपार्टमेंट्स में, बच्चे बाहर नहीं दिख रहे। पार्क हो गया, सारी चीजें हो गई, वहां नहीं दिख रहे। ठीक है, वही आदत स्कूल्स में पड़ी हुई है। उनको भी अगर बीच में रिसेस मिल जाए तो फिर क्या हो, वो सीधा मोबाइल या टैबलेट की हुड़क जो होगी वो ज्यादा होगी कि वो मिल जाए तो कम से कम। कह रहे बच्चे दिख ही नहीं रहे, कहां है? सब टीवी, टैबलेट एंड ऑल, कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। और उसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ। कभी जब टाइम मिलेगा, अभी इसके अलावा कभी भी, तो उसको बताऊंगा कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। We have to control it, but we cannot, because that is a part of microevolution that we will discuss. So, two fair coins are tossed. What is the probability of getting at most? अब देखो, ये हमने डिस्कस किया था, अच्छे से प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया था। एट मोस्ट और एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो, सबसे पहले जब कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जिस एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 कॉइन का टॉस होना, ये हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट। मतलब मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा हो वो समझ ले। ठीक है, एक्सपेरिमेंट यहां पे क्या है? 2 कॉइंस गेट्स टॉस्ड। ठीक है, अब जब 2 कॉइन आप टॉस करोगे तो इनके जो आउटकम्स यानी जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएगा? हेड हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और पहले पे टेल और दूसरे पे भी टेल। मींस यहां पे ये क्या कहलाएंगे? जो रिजल्ट्स आते हैं ये क्या कहलाते हैं? आउटकम्स। और उसके बाद जो उन आउटकम्स में जिसके बारे में पूछता है वो कहलाता है उसका इवेंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? द इवेंट। तो एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया? एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए ये वाला आउटकम, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए ये, और अगर हेड नहीं भी है तब भी वो वाला आउटकम काउंट करेंगे, क्योंकि कह रहा है ज्यादा से ज्यादा इतने होने चाहिए, कम से कम ना भी हो तब भी चल जाएगा। तो इस वजह से कितने हो गए? तो दैट विल बी 3/4।
एनी डाउट? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। एनी डाउट, एनी वन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ ट्राइंगल्स अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया और उसमें अच्छे से हमने बताया कि ट्राइंगल से किस तरह से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, वो आपके सामने है। ये कह रहा है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर इज सिमिलर, यानी दो ट्राइंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, यानी ए बी सी इज सिमिलर। जब भी सिमिलर हो तो दूसरा ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ सिमिलर की बात कर रहे हैं, तो आपके माइंड में कोई भी गलत इमेजिनेशन ना बैठ जाए इस वजह से। ये कह रहा है ए एम एंड पी एन आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ये ए एम परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है, और ये पी एन भी क्या है, ऑल्टीट्यूड है। तो रेस्पेक्टिवली एंड ए बी स्क्वायर इज टू बी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर is 4:9। आगे क्या बोल रहा है, देन AM is to PN is, यानी AM is to PN क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो भी, उसका भी साइड का, यानी वो जो ऑल्टीट्यूड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी साइड्स के रेशियो के इक्वल ऑल्टीट्यूड्स का भी रेशियो होगा, साइड्स के रेशियो के इक्वल मीडियन का भी क्या होगा, दूसरा जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे तो जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, हालांकि ये नहीं कह रहा कि BAC 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन जो हमने थ्योरम पढ़ा था वो ये पढ़ा था। दूसरा, अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पे क्या दे रहा है, ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर, यानी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर दे रहा है, और ऑल्टीट्यूड्स को पूछ रहा है ए एम एंड पी एम, दैट इज सिंपल नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताओ इस साइड के रेशियो के स्क्वायर में और इसमें क्या रिलेशन होगा। अच्छा ये बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू ए एम अपॉन पी एन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो ऑल्टीट्यूड होता है तो उसका भी रेशियो साइड के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर ए एम स्क्वायर पी एन स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, ए एम इज टू पी एन, तो ए एम इज टू पी एन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √4 और √9, क्योंकि हमें यहां पे स्क्वायर नहीं निकालना है। ठीक है, तो इस वजह से रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। पॉइंट समझ में आया। अब बोर्ड में वो इसको स्क्वायर भी कर सकता है, सेम क्वेश्चन भी दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हमें चौकन्ना होके क्वेश्चन को देखना होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो AM/PN क्या हो जाएगा, दैट इज 2:3। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो ऑप्शंस बाकी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं एक जो सही है उसके अलावा जो 3 गलत हैं वो क्यों गलत आ रहे हैं इसके ऊपर फोकस करोगे तो साथ साथ रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो क्या दिया है, 16:81 ना, यहां पे 16:81 कब आंसर आता, नहीं स्क्वायर करते तो क्यों करते, क्या किसी सिचुएशन में 16:81 आंसर आएगा, कब, मैं कह रहा हूं किसी सिचुएशन, ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में किसी सिचुएशन में 16:81 का आंसर आ सकता है, कब, इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं। हाँ भाई, या जैफ कैफ वफा श्वेता सब बताएं भाई,
मैं पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी है। देखो ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि यहां पे 16:81 आंसर आ सकता है नहीं आ सकता, ये वही बता सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। क्योंकि यहां पे सैंपल पेपर डिस्कशन होगा, ये सी इसका ये डी होगा, इसका ये सी होगा, इसका ए होगा। जाओ घर बैठो ना, ये नहीं करना। हाँ भाई क्या हुआ, नहीं आ रहा तो नो तो लिखो कम से कम। देखो 16:81 कब करेंगे, जब जब कब आंसर आएगा, जब हम 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पे ये जो 4:9 दिया हुआ है, ये तो स्क्वायर ही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर करोगे नहीं, तो इसका मतलब यहां पे एरिया का भी रेशियो क्या आएगा 4:9, क्योंकि यहां पे साइड के स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है और वो होता है एरिया के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, ना कि स्क्वायर के बराबर। तो इस वजह से यहां पे इस सिचुएशन में 16:81 आंसर तो नहीं आएगा। अगर आप स्क्वायर करके करते हो तो आप गलत। 4:9 आने के चांसेस है, हाँ यस, जब किसको पूछता, एरिया को पूछता, ठीक है। 3:2 के चांसेस हैं, 3:2 के, यस, अगर वो AM:PN के बजाय क्या पूछता। पॉइंट समझ में आया। तो ये तीनों ऑप्शन इलॉजिकल नहीं है, इनके पीछे मकसद, यानी कि आप देखो जरा सा भी गलती करोगे तो क्या होगा, आप सही आंसर से भटक जाओगे। पॉइंट समझ में आया, सिंपल बट सही। तो ये जो बाकी 3 होते हैं ना, वो इलॉजिकल नहीं होते, ये वो होते हैं क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन बना रहे ना बैठ के, आप गलती क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो स्क्वायर कर दो, या ये कर दो कि आप बदल दो साइड्स को, तो वहां पे आपके गलती होने के चांसेस रहते हैं। ये भी माइंड में जरूर रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। What it says, if 2 sin square beta, question number 7, if 2 sin square beta is some angle, minus cos square beta, ठीक है, is equal to 2, then beta is, ठीक है। अब यहां पे 2 तरीके, जब MCQ होते हैं ना, तो या तो आप वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कब, जब एकदम ना सॉल्व हो रहा हो, तो एक एक करके 0 पुट कर दो, फिर 90 पुट कर दो, फिर 45 पुट कर दो, फिर 30, जिस पे आंसर आ जाए वो आपका आंसर है। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपको आंसर से मतलब है। लेकिन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, यहां पे क्या बोल रहा है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे प्लस की आइडेंटिटी पढ़ी है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। ये कह रहा है कि इज इक्वल टू 2, यानी 2 के बराबर है, देन बीटा एंगल की वैल्यू क्या होगी, हाउ वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबका क्या क्या आ रहा है। फोकस करो, जब मैंने बताया था जब एंगल की वैल्यू निकालनी होती है, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू जाहिर सी बात है, जैसे मान लो यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब आपको एक साइड में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए और दूसरे साइड में कोई वैल्यू चाहिए। अब यहां पे हमें अगर वैल्यू निकालनी है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर दें या कॉस को साइन में चेंज कर दें, जिससे क्या होगा, टोटल वी विल हैव साइन, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। तो अब यहां पे ये 2 sin स्क्वायर बीटा है, ठीक है, माइनस
कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा, यहां से हम अगर निकाल लें तो दैट विल गिव यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आप वहां पे अपने लिए स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आपको लगता है कैलकुलेशन है मैं कट कर सकता हूं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा, माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 3 कैंसिल, अब ये कैंसिल होके यहां पे क्या बचेगा 1, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन बीटा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होगा तो रूट 1 विल गिव यू 1, और 1 कब आता है जब साइन की वैल्यू क्या होती है, क्यों साइन की रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है साइन। ठीक है, सो बीटा विल बी हियर 90 डिग्री। ठीक है, सो बीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे हमें किस कॉन्सेप्ट को समझना है, जब भी हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है तो आपने देखा होगा कि जो भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और अभी भी वही चीज आई, तो हमें क्या करना है इस फॉर्म में लेके आना है। अगर 2 वैल्यूज हैं उससे ज्यादा वैल्यूज हैं तो वी हैव टू इंटर कन्वर्ट इट, ताकि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म मिले और दूसरी तरफ हमें क्या मिले सम वैल्यूज, और ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अगर करना चाहते हो करो, वरना डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भी कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी, हाँ इसी पे बेस, सिंपल आइडेंटिटीज सब माइंड में रखो, भूलना नहीं है कि आएगा नहीं, नहीं है, लेकिन आगे बोल दिया उसने सिंपल आइडेंटिटीज पे बेस्ड। ठीक है, तो इंटर कन्वर्टेबल तो है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसी कोई आइडेंटिटी ना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, बट इफ इट कैन कम तो इट इज इंटर कन्वर्टेबल। हो गया, ओके चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट। Now what it says, question number 8. Prime factors of the denominator of a rational number with the decimal expansion 44.123 are. अब डेसिमल एक्सपेंशन याद करो, मैं फिर से, नहीं अच्छा हुआ आपने टोका मुझे, बहुत अच्छा किया। रेशनल नंबर क्या होता है, दैट इज टर्मिनेटिंग, और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रीअकरिंग। ठीक है, ये भी P बाई क्यू के फॉर्म में, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये Q 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, ठीक है, मींस हैविंग फैक्टर 2 और 5 या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, देन इट विल गिव यू व्हाट, अ टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर इसका Q 2 नहीं है या 5 नहीं है, उसके साथ साथ कोई और है, मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ 5 है, 5 के साथ क्या है 3 है। ठीक है, या फिर इसके साथ साथ 7 भी है,
कोई दूसरा कॉम्बिनेशन 11 भी है, या फिर ये दोनों नहीं, 11 और 5 है, या 5 और 2 है ही नहीं, ठीक है, देन इट विल गिव यू व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट इरेशनल। दैट आई मतलब मैं गलत चला गया था, अच्छा हुआ इन्होंने टोक दिया। क्या चीज? अब देख लो 1/3 क्या देगा? 9/3 तो 3 होगा, तो वो तो 1 हो गया ना। तो 1 यहां पे n क्या है? 2 to the power 0, 5 to the power 0 भी तो हो सकता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 1/3 क्या देगा तुम्हें? 0.33333 डॉट डॉट डॉट, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वही कह रहा है कि 2 हो फैक्टर में, या 5 हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो हमारा वो क्या है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। और किसके? अरे ये फिर वही इमेजिन क्यों कर रहे हो अपनी तरफ से? ये सारी चीजें 9th में पढ़ी हैं और फिर 10th में आके उसको रिवाइज भी किया है। तब अब क्या? अब अपनी तरफ से क्यों कॉम्बिनेशन बनाना है? ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इस वजह से रिजल्ट आता नहीं है। रिजल्ट आता है जिसकी वजह से ये सब बनाया गया है। पॉइंट को समझ रहे हो? ये नहीं कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना दे। हाँ हाँ, P/Q की डेफिनेशन क्या होती है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? Where P and Q are integers। तो अभी जब P और यहां 21 है तो ये अभी भी रिड्यूसिबल है। यहां पे किसकी बात हो रही है? फैक्टर्स की, जो फर्दर रिड्यूस ना हो सके। अब यहां पे 2 to the power 2 लिखा है ना, तो इसकी बात हो रही है। पॉइंट समझ में? जब यहां पे 21 कर दोगे इधर 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 और ये कर दोगे तो ये कैंसिल हो गए, तो ये तो 1/5 ही है ना। अरे ये टर्मिनेटिंग ही होगा। ये 3 मान लो 2/7 है, अब इसके आगे तो टर्मिनेटिंग ही होगा ना। ये एक्चुअली 1/5 है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? 1/5 है, तुम इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिखते हो? 7/35 भी तो लिख सकते हो। यहां पे ये नहीं कह रहा है, ओहो, यहां पे ये नहीं कह रहा है कि 753 होना चाहिए। यहां पे ये कह रहा है कि जब आप उसका फैक्टराइजेशन करोगे, क्योंकि यहां पे आप जो एग्जांपल दे रहे हैं 21/5 into 3 into 7, तो ये तो अभी रिड्यूसिबल है ना। अभी आप बोले हैं कि मतलब 5 के साथ कोई और रहेगा, अरे जब ये 5 into 3, अब इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं होगा ना। जैसे मान लो यहां पे 7/5 into 3, अब नहीं कैंसिल आउट होगा ना, फाइनली बच रहा है। तब ऐसे तो आप कोई सा भी नंबर लगा दो, यहां पे 7 लगा दो, यहां पे 9 लगा दो, 3, अभी तो ये रिड्यूसिबल हो जाएगा, अभी तो ये कैंसिल आउट होगा। क्या चीज? तो यहां पे ये दोनों ही तो रेशनल नंबर हैं। कौन? अगर रेशनल नंबर है और Q यानी कि डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। और अगर यहां पे Q में 2 5 के अलावा, 2 5 के साथ भी या 2 5 के अलावा कोई फैक्टर है, तो वो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट्स इट। तो यहां पे ये कहां कहा जा रहा है कि रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर जो है यहां पे ये 5 ही होना चाहिए। अगर 5 है या 2 है या उसका कॉम्बिनेशन है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। भाई आप लोगों को भी कोई डाउट है? अब जैसे मान लो 1 to 1/11 है, तो अभी ये रिड्यूसिबल है ना। अब ये 11/1 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power 0 और 5 to the power 0, और वैसे भी 11/1 11 है, दैट इज व्हाट? रेशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहां पे तो डेसिमल की बात ही नहीं होगी ना। किसकी बात हो रही है? डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर्स, अब देखो प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? अब वो नहीं कटेंगे ना,
अब आपने अगर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में कर दिया, क्या 5 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखोगे? नहीं ना। वो तुम प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं? आप कहते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? वो नंबर्स होते हैं जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि ये कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? 44.123, 44.123। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब जब आप इसको p बाई क्यूब के फॉर्म में लिख दो, टर्मिनेटिंग है ना। यहां पे देखो डॉट 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 नहीं है, टर्मिनेट कर गया, रुक गया। ठीक है, तो ऊपर बार भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको जब आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो ये q जो होगा डिनोमिनेटर, ये इसी कॉम्बिनेशन में मिलेगा। देखो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का मतलब क्या हो गया? आप ये भी लिख सकते हो ना, ये भी लिख सकते हो। मतलब या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? यही होगा ना, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ये अगर 3 आ गया तो हमें क्या देगा? रेशनल नंबर बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2 और 5 दोनों है, लेकिन साथ में क्या आ गया? 3। ये भी कौन सा देगा? रेशनल नंबर बट रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहां पे 5 के साथ क्या आ गया? 3। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 और 5। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या अभी भी कोई डाउट है? बताओ। ठीक है, तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी आपके 9th क्लास से, जो 10th में आके क्या करी है? एंड की है, जहां पे हम रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन पे पहचानते थे। वो 9th क्लास से सीखा, और फिर उसके बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन का जो डिनोमिनेटर होगा उसमें प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि मैंने एक रेशनल नंबर लिखा 23.159199191। अब मैं कहूं कि ये बताओ, ये जो रेशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर में क्या प्राइम फैक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है? यस, सिंपल। यानी 2 या फिर 5 या 2 5 का कॉम्बिनेशन अकेला नहीं मिल सकता है, उसके अलावा कोई भी हो सकता है। तो इसका ऑपोजिट भी तो पूछ सकता है बोर्ड में कि क्या नहीं हो सकता है। तो सिर्फ क्या हो सकता है के लिए आपका माइंड ना रेडी रहे, क्या नहीं हो सकता है इस ऑप्शन के लिए भी आप रेडी रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Coming to question number 9, what it says, the lines x is equal to a and y is equal to b are. अब यहां पे ये बोल रहा है दो लाइंस है, x is equal to a and y is equal to b. अब याद करो, अगर मैंने x is equal to 5 लिखा, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन याद करो, x x डैश y y डैश। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या यहां पे y का कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। y की वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है, लेकिन y का कोई कोफिशिएंट नहीं। तभी तो आप लिखोगे इसको 0y इज इक्वल टू 5। यस और नो? अगर x इज इक्वल टू 5 को आप ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? x प्लस 0y इज इक्वल टू 5, ये तो लिखोगे, क्योंकि यहां पे ये लीनियर इक्वेशन है। इसको x और y के टर्म में अगर आपको लिखना हो, 9th क्लास याद करो, किया था वहां पे। ठीक है, तो यहां पे x प्लस 0y इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 होगा, तभी उसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी, फाइनल वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पे x इज इक्वल टू 5 में कोई भी y का कोफिशिएंट नहीं है, y वेरिएबल भी नहीं है। अब यहां से क्या पता चल रहा है? y की वैल्यू तुम कुछ भी रख दो, y की वैल्यू क्या रख दो? 1 माइनस 1 2 माइनस 2 2.5 माइनस 2.5 3 3/4 3/24 कुछ रख दो। जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है? 5। x की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 5। यानी x की वैल्यू 5 है। मैं यहां पे बनाता हूं, देखो, ताकि उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। x की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, अब मैं अगर एक लाइन ऐसे बनाऊं लाइक दिस, अब हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी?
5 होगी। पॉइंट को समझना, हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी 5। अगर तुम y की वैल्यू यहां पे 1 लो तब भी x की वैल्यू क्या आएगी 5। y की वैल्यू तुम 2 लो, x की वैल्यू क्या आएगी 5। y की वैल्यू 3 लो, x की वैल्यू क्या आएगी। ऐसे ही तो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां से क्या पता चला कि अगर x इज इक्वल टू 5 है या x इज इक्वल टू a है, इसका मतलब द ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सेस। ये लिख लो चाहे तो, ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सेस। अगर x की वैल्यू कोई भी है, a है, तो ग्राफ जो होगा वो y एक्सेस के क्या होगा पैरेलल। और अगर x की वैल्यू -a है तो ग्राफ जो होगा वो y के पैरेलल होगा बट ऑन द नेगेटिव साइड। फिर से समझो, इस एक इंफॉर्मेशन से क्या क्या हमें पता चल रहा है। अगर x की वैल्यू a है तो ग्राफ y एक्सेस के पैरेलल होगा, मतलब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपके में, ठीक है। तो वो सारे एस्पेक्ट से हमें हर क्वेश्चन को देखना है, मतलब जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू निगेटिव है, मान लो -5 होती है या -3 होती है, तो इसका मतलब ग्राफ हमें कहां मिलेगा on the negative side, मतलब negative side of x means that will lie in the third and fourth quadrant. अब यहां पे x की वैल्यू a है, इसका मतलब क्या हो गया, there is a graph which is parallel to y axis on the positive side of x. कोई डाउट यहां तक? कौन सा नेगेटिव वाला? सॉरी, हाँ, सेकेंड और थर्ड, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो x की वैल्यू y इज इक्वल टू b है, तो इसका मतलब द ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सेस एंड दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। y ग्राफ विल बी पैरेलल टू x, क्यों पॉजिटिव साइड, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट b जो है वो क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब ऑप्शन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नन ऑफ दीज। तो यहां पे ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, सो द ऑप्शन ए विल बी द आंसर। हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो द लाइंस विल इंटरसेक्ट। क्यों इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पे तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट यहां पे मैंने आपको बना के बकायदा दिखाया कि इसका मतलब क्या है। कोई डाउट इसमें? That will be parallel. Simple. अगर x is equal to some value, then graph is parallel to y axis. If y is equal to some value, then graph is parallel to x axis. That's it. Positive value तो positive side, negative value तो negative side. किस किस क्वाड्रेंट में आते हैं ये भी मैंने बता दिया, मतलब ये माइंड में होना चाहिए ना, पूछ सकता है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है। ये भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर एंगल से देखना क्वेश्चन को जरूरी है। तो चलिए आज यहीं तक, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। अब देखो, जब हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया तो कितने क्वेश्चंस हुए, 9 हुए ना, हाँ। लेकिन इन सब का फायदा तब होगा जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठे, आप प्रैक्टिस करो। और मैं अभी भी कह रहा हूं, शुरू वीडियो में मैंने कुछ चीजें बताई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंफॉर्मेशंस दिए हैं, वो जरूर जिनसे शुरू का लेक्चर छूट गया है वो उसको देख लेंगे, रिकॉर्डिंग जब अपलोड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग जब होती है तो चैट सेक्शन में अजीज ऐप पे आप लोग को आ भी जाता है डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है। ओके, okay then, stay home, stay safe, goodbye, bye, goodbye.